जी बेटा, आवाज़ आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लेक्चर नंबर 23 है। और आज की जो हदीस है वो है, ला तसअलुन्नास शैया, तुम लोगों से किसी चीज़ का सवाल मत करो, सवाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात से करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स इसका नेम है। चैप्टर नंबर 4 तक हम अभी कवर कर चुके हैं। और इसके जो कंटेंट्स हैं या फ्लो है वो ये है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करना है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है कम्बिनेशनल से। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्यों कहा जाता है इनको। फिर हम देखेंगे इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंक्रोनस की जो दो टाइप्स होती हैं, सीक्वेंशियल की जो दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, उनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिटेल में कवर करेंगे और फिर उसमें यूज होने वाले जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं यानी लैचेस, उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अ, जितने भी आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस यानी फोन्स, आपके नेविगेशन रिसीवर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरास होते हैं, पर्सनल मीडिया प्लेयर्स होते हैं, एंड virtually all electronic consumer products have the ability to send, retrieve, store, retrieve and process the information represented in the binary format। जितने भी हमारे आपको डिवाइसेस गिनवाए हैं बेटा, इन सब के अंदर खुसूसियत ये होती है कि ये सारे के सारे डिवाइसेस डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, डाटा को रिसीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 काम जो है ये सारे ही डिवाइसेस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सेंड करना, रिसीव करना, स्टोरिंग करना, रिट्रीवल और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जितना भी डाटा रिट्रीव। आपका सेंड, रिसीव, स्टोर, रिट्रीव या प्रोसेस हो रहा है, ये सारा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है, जी पूछना चाह रहे हैं बेटा कुछ? जी सर, रिट्रीव क्या होता है? रिट्रीव का बेटा मतलब होता है कि जब आप किसी भी मेमोरी एलिमेंट में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो फिर वहां से उसको दोबारा फेच करते हैं जब जरूरत होती है ना, तो वहां से डाटा को पिक करने को रिट्रीवल ऑफ डाटा कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। So the technology enabling and supporting these devices is critically dependent on electronic components that can be store information. So जितने भी ये आपको टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट्स आपको या हमने डिवाइसेस देखे हैं, सेल फोन्स हो गए, नेविगेशन रिसीवर्स, ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इन सब में ये कॉमन होता है कि चूंकि डाटा को स्टोर करना होता है ना, तो डाटा की स्टोरेज के लिए मेमोरी एलिमेंट का होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो मेमोरी एलिमेंट के बगैर आप चूंकि डाटा जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो डाटा जो है वो कहीं स्टोर होना चाहिए, यानी प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद। तो उसके लिए हम मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं मेमोरी से इंफॉर्मेशन या बाइनरी डाटा को रिसीव करते हैं और उसी में फिर स्टोर करके आते हैं। ठीक है, सो मेमोरी जो है ये बड़ी पार्ट एंड पार्सल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है उसकी स्टोरेज की भी और उसकी रिट्रीवल की भी जरूरत है। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में एक्ट एज अ स्टोरेज एलिमेंट एज हैव अ मेमोरी, दे कैन स्टोर। अब कोई भी मेमोरी एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से काम कर सकती हैं, वो ये काम कर सकती हैं, स्टोर डाटा, रिटेन डाटा एंड रिट्रीव डाटा। यानी कोई भी आपके पास अगर मेमोरी एलिमेंट है तो वो बुनियादी तौर पे 3 काम करता है। नंबर 1 डाटा की स्टोरेज का काम करता है, दूसरा डाटा को रिटेन करता है और तीसरा डाटा को रिट्रीव करता है। अब ये 3 काम से मुराद क्या है, यानी जो आपकी मेमोरी डिवाइस होगी सबसे पहला उसका काम ये होगा कि जो भी डाटा आप उसको देंगे उसको स्टोर रखेगी, फिर उसको स्टोर यानी उसको स्टोर करेगी, फिर उसको स्टोर रखेगी। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, स्टोर करना और स्टोर रखना। ठीक है, यानी उसको रिटेन रखेगी, उसको बरकरार भी रखेगी जब तक आप उसको उस पावर उसकी देते रहेंगे या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते रहेंगे, तो उसमें डाटा को स्टोर रखेगी। ठीक है, और जब आपको वहां से जरूरत होगी तो आप वहां से डाटा को रिट्रीव या वहां से आप उसको फेच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर किसी भी मेमोरी एलिमेंट के 3 काम होते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स की अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल सर्किट्स बेसिकली कम्बिनेशनल सर्किट ही होते हैं जिनके साथ मेमोरीज लगी होती हैं और फीडबैक पास होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं उनकी उनकी प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको इनपुट देते हैं और आउटपुट ले लेते हैं उनसे। ठीक है, जबकि जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि आप कम्बिनेशनल सर्किट्स के साथ कोई मेमोरी एलिमेंट अटैच करते हैं जो कि डाटा की स्टोरेज करता है, और जब डाटा को रिट्रीव करना हो तो उसी मेमोरी एलिमेंट से वापस उसको जो है वो कम्बिनेशन सर्किट को फेड किया जाता है। तो ये सारा कम्बिनेशन आपका सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है, जिसमें इनपुट होती हैं, आउटपुट होती हैं और मेमोरी एलिमेंट्स का फीडबैक पाथ मौजूद होता है। ठीक है,
So this consists of a combinational circuit to which storage elements are connected to form a feedback path. ठीक है, तो यही बात है कि जो आप मेमोरी एलिमेंट यूज करेंगे वो वाया फीडबैक पाथ कम्बिनेशनल सर्किट से कनेक्ट होगी. हो गया बेटा. सो द स्टोरेज एलिमेंट्स आर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन. जो स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं हमारी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए. So the binary information stored in these elements at any given time defines the state. यहाँ पर एक हम नई definition देखते हैं. State क्या चीज होती है? जब भी हम किसी टाइम इंटरवल पे किसी भी टाइम हम किसी भी मेमोरी एलिमेंट में कोई चीज स्टोर करते हैं तो वो उसकी स्टेट कहलाती है. ठीक है, यानी हम उसको एक स्टेट जो है उसको कहेंगे कि अगर हम किसी भी वक्त पे उसमें वो डाटा स्टोर कर रहे हैं. So the sequential circuit receives binary information from the external input that together with the present state of the storage element determine the binary value of the output. यानी हम किसी भी sequential circuit की जो binary information है एक्सटर्नल इनपुट से टुगेदर विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट. ठीक है, यानी हम आउटपुट कैसे चेक करेंगे किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट की, वो चेक करेंगे कि उसकी इनपुट क्या है और उसकी मेमोरी की स्टेट क्या थी लास्ट टाइम. ठीक है, यानी उसकी जो आउटपुट है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक उसकी इनपुट पे और मेमोरी की जो लास्ट स्टेट है उस पर डिपेंड करेगी. द अबव ब्लॉक डायग्राम demonstrate the output in a sequential circuit are the function not only the input. यानी कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता था कि हमारी जो आउटपुट होती थी वो जस्ट इनपुट पे डिपेंड करती थी, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट पे भी डिपेंड कर रही होती है. So the next stage of the storage element is also the function of the external inputs and the present state. तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल इनपुट पे और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगी जो आउटपुट है. ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर. सो अ सीक्वेंशियल सर्किट को अगर हम डिफाइन करें वो इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट इज स्पेसिफाइड बाय अ टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स एंड इंटरवल स्टेट्स. ठीक है, इंटरनल स्टेट सॉरी. तो कोई भी जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो टाइम सीक्वेंस होता है इनपुट का, आउटपुट का और उसके इंटरनल स्टेट्स का. अब इंटरनल स्टेट से मुराद आप कह लें कि मेमोरी की जो वैल्यूज है. ठीक है, सो मेमोरी की वैल्यूज, इनपुट और आउटपुट की टाइम सीक्वेंस को हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं. इसकी एग्जांपल आप बेटा इस बहुत से ये जो आपकी वॉल क्लॉक होती है उससे भी ले सकते हैं, या कोई भी घड़ी है जिसमें आप अगर आप देखें कि 4:05 अगर हुए हैं, ये 4:04 हुए हैं, तो इसका मतलब कि इससे पहले 4:03 थे. तो 4:03 जो प्रीवियस स्टेट थी उससे आपने उसमें इनपुट ऐड किया तो वो नेक्स्ट स्टेट यानी 4:04 हो गए हैं. ठीक है, सो प्रीवियस स्टेट जो आपकी आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है प्रीवियस स्टेट पे और इनपुट के ऊपर, उसको हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं. सो टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट की अगर बात करें तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स होती हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की. एक होते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और दूसरा हमारे पास होते हैं एसिंक्रोनस. ठीक है जी, ये दो हमारे पास बुनियादी टाइप्स होती हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की. सो इनको बारी बारी हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है. A synchronous sequential circuit is a system whose behavior can be defined from the knowledge of its signal at discrete interval of time. बेटा synchronous sequential circuit को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि synchronization क्या होती है. बता सकते हैं बेटा synchronization किसको बोलते हैं? हम वक्त को, हम आहंगी को बोलते हैं बेटा. ठीक है, हम वक्त से ज्यादा जो उसके बेहतर लफ्ज है बेटा वो हम आहंग है. ठीक है, हम आहंगी को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं. तो इस कौन सा प्रोसेस यानी सिंक्रोनाइजेशन की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं आप? जी बेटा, एनीवन? सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो हमारे पास होती है कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर कोई दे सके. ठीक है, आपने अक्सर बेटा देखा होगा कि जब हम चलती हुई गाड़ी पे चलना हो हमने तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी स्पीड को सिंक्रोनाइज करते हैं विद द स्पीड ऑफ द बस. ठीक है, जब हमारी स्पीड उसके बराबर होती है तब हम उस पे जो है वो पैर रख के चढ़ सकते हैं. इसी तरह जब हमें उतरना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम चलती बस से उतरते हैं तो हम फौरन रुक नहीं जाते बल्कि थोड़ा अर्सा उसके साथ जो है सिंक्रोनाइज होते हैं, अपनी स्पीड को उसके सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से डिक्रीज करते हैं. पहले उतरते साथ ही हम दौड़ते हैं और फिर हम अपनी जो स्पीड को आहिस्ता
डिक्रीज करते हैं, तो इस अमल को हम सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंशियल सर्किट वो होते हैं जिनमें सिंक्रोनाइजेशन होती है। अब सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है ये भी हम देखते हैं। तो जो एक टाइप तो इसकी ये है कि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब इन सिस्टम ऐसे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स का जो बिहेवियर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ इट सिग्नल एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट, तो उसको हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। इसकी मिसाल बेटा ऐसे ले सकते हैं कि लेट से आपके पास ये है एक कम्बिनेशनल सर्किट है, ये उसकी आउटपुट है, ये उसकी इनपुट है। ठीक है, यहां से हम मेमोरी एलिमेंट ले रहे हैं और ये मेमोरी जो है ये फीडबैक पाथ के जरिए से इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब अगर तो हम इसकी आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हर टाइम थोड़े अरसे के बाद हम इसकी इनपुट के हिसाब से इसकी आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। यानी हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्लॉक पल्स है, जैसे ही क्लॉक पल्स का एज आएगा, राइजिंग एज आएगा, हम इसकी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे जो भी इनपुट होगी। तो यहाँ पे जो भी इनपुट होगी इसकी आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट होगी, फिर अगले राइजिंग एज पे कैलकुलेट होगी, फिर अगले राइजिंग एज पे कैलकुलेट होगी। इसी तरह हम हर राइजिंग एज पे इसकी जो आउटपुट है वो कैलकुलेट करते रहेंगे। यानी ये एक सिंक्रोनाइज प्रोसेस है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम इसकी आउटपुट को चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट। तो ऐसे सर्किट्स को हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि टाइम के इक्वल इंटरवल के बाद, और उस ये जो आपको मैंने अभी क्लॉक बनाई थी, इसका मतलब है इस क्लॉक के हर राइजिंग एज पे तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके दरमियान वाले एरिया में हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे या आउटपुट चेक नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे राइजिंग एज के ऊपर, यानी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो जो सेकंड इसकी टाइप है उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स, यानी ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट्स जो कि एसिंक्रोनस होते हैं या जिनमें लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होती है। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो आउटपुट कैलकुलेट करेंगे वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टाइम की लिमिटेशन नहीं होती इसमें। सिर्फ जैसे ही आपकी इनपुट अपडेट होगी, जैसे ही इनपुट अपडेट होगी वैसे ही आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे इनपुट 1 सेकंड के बाद हो जाए, चाहे आधे सेकंड के बाद हो जाए, चाहे मतलब उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। हम आउटपुट को उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जैसे ही इनपुट अपडेट होगी। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स जिनमें टाइम जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, यानी हम टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे होते बल्कि हम इनपुट के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो उनको हम एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। यहाँ तक क्लियर बेटा सब? सिक्रोनियस में सर उसमें ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होता है और एसिक्रोनियस में टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसमें ठीक इनपुट है। पे बेस करना होता है, इनपुट जैसे ही चेंज होगी वैसे आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। So the storage elements commonly used in asynchronous sequential circuits are time delay devices। ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट्स जो भी हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस में उनको टाइम डिले, क्योंकि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल में मेमोरी तो यूज करनी है, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे एसिंक्रोनस हो। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसमें हम जो मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं उनको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। क्या बोलते हैं उनको? फ्लिप फ्लॉप। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो मेमोरी एलिमेंट्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं लैचेस। लेकिन फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करने से पहले हमें लैचेस का पता होना जरूरी है, यानी हम जब तक लैचेस को स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम फ्लिप फ्लॉप का भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है। ठीक है, सो हम लैचेस को स्टडी करते हैं जो कि यूज होती हैं एज अ मेमोरी एलिमेंट इन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में, और इनको टाइम डिले डिवाइसेस भी बोलते हैं, यानी लैचेस को हम टाइम डिले डिवाइसेस भी कह सकते हैं। सो किसी भी एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जो हम मेमोरी एलिमेंट्स या स्टोरेज एलिमेंट्स यूज कर रहे होते हैं उनको टाइम डिले डिवाइसेस बोलते हैं। So the storage capability of the time delay devices varies with time it takes for the signal to propagate through the device। ठीक है, टाइम डिले सर डिवाइसेस जी। सर इनको टाइम डिले डिवाइसेस इनकी पावर कंजम्पशन लो की यूजेज की वजह से बोलते हैं कि ये फंक्शन ज़्यादा टाइम में परफॉर्म करते हैं इसलिए टाइम डिले डिवाइसेस बोलते हैं इसको। जी बेटा, इसका आंसर आपको ये नेक्स्ट जो अभी लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मिल जाएगा। द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ द टाइम डिले डिवाइसेस वेरीज
इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है या वेरी कर रही है किसके हिसाब से, टाइम इट टेक्स द सिग्नल टू प्रोपेगेट थ्रू द डिवाइस, यानी जितनी देर किसी भी डिवाइस में से सिग्नल को प्रोपेगेट होने में लगेगी, ठीक है, उस हिसाब से इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिनमें, यानी जितने आपके डिवाइसेस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे उतना ही उसमें प्रोपेगेशन टाइम इंक्रीज करेगा, जितना प्रोपेगेशन टाइम इंक्रीज होगा उतना ही स्टोरेज कैपेबिलिटी उसकी जो है वो हमें यानी डिले करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टोरेज कैपेबिलिटी को हम विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं लेंगे, बल्कि हम अपनी मर्जी से जब हमने स्टोर करवाना होगा, जब प्रॉपरली प्रोपेगेट हो जाएगा सिग्नल, उस वक्त हम उसको स्टोर करेंगे। तो ऐसे डिवाइसेस को हम जो है वो टाइम डिले डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये टाइम डिले डिवाइसेस लैचेस होती है बेसिकली। ठीक है, इन लैचेस को हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस के अंदर एज अ स्टोरेज एलिमेंट। क्लियर हो गया बेटा? जी सर। जी, जिन्होंने क्वेश्चन किया था बेटा, आपको क्लियर हुआ है? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है। So, as asynchronous sequential circuit may be regarded as a combinational circuit with feedback. So, asynchronous sequential circuit में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने लैचेज लगाई हुई हैं फीडबैक के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जो की डिफरेंसेस होते हैं उनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। कि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि दीज सर्किट्स आर इजी टू डिजाइन। जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनको डिजाइन करना इजी होता है, जबकि एसिंक्रोनस को डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इनको इजी क्यों होता है? क्योंकि इनमें हम क्लॉकिंग यूज कर रहे हैं, इनमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम आउटपुट को चेक कर रहे हैं, जबकि इनमें जो है वो हम इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे इनपुट चेंज होगी वैसे हम आउटपुट चेक करेंगे। इस वजह से इनकी जो डिजाइनिंग है एसिंक्रोनस की वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सेकंड इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अ क्लॉक फ्लिप फ्लॉप एक्ट्स एज अ मेमोरी एलिमेंट। अभी मैंने आपको बात की थी कि इसमें हम जो मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं उनको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम जी? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। और इनमें जो यूज करते हैं उनको हम लैचेस या टाइम डिले लैचेस। डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, लैचेस या टाइम डिले डिवाइसेस। अच्छा, अब ये दोनों भी आपस में रिलेट करते हैं, यानी लैचेस ही बेसिकली फ्लिप फ्लॉप होते हैं। सिर्फ एक फर्क होता है कि कोई भी लैच उस वक्त फ्लिप फ्लॉप बनती है जब आप उसको क्लॉकिंग सिग्नल देते हैं। क्या देते हैं जी? क्लॉकिंग सिग्नल। यानी क्लॉकिंग अप्लाई होगी लैचेस पे तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगे। और क्लॉकिंग ही बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन की जो है वो थीम है कि सिंक्रोनाइज सीक्वेंशियल सर्किट तब होंगे जब उन पे क्लॉकिंग वाली मेमोरी यूज करेंगे। जब हम विदाउट क्लॉकिंग वाली मेमोरी यानी लैचेस यूज करेंगे तो उनको हम एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। सर ये लास्ट तो लाइन दोबारा रिपीट कर देगा। जी मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा है कि जो सेकंड इनमें डिफरेंस है वो ये है कि अ क्लॉक फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ मेमोरी एलिमेंट। यानी जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें मेमोरी एलिमेंट के तौर पे फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं जो कि क्लॉकिंग वाला होता है, जबकि एन अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप और टाइम डिले एलिमेंट इज यूज्ड इन द मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, जो लैचेस होती है ना उनके दो नाम और होते हैं, यानी आप उनको टाइम डिले डिवाइसेस भी कह सकते हैं, टाइम डिले एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और दूसरा उनको अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि लैचेस में अगर क्लॉकिंग ऐड कर दी जाए, लैचेस के साथ क्लॉकिंग ऐड कर दी जाए तो वो आपका फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं। ठीक है, और क्लॉक फ्लिप फ्लॉप जो है ये यूज होते हैं सिंक्रोनस के अंदर, जबकि अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप या लैचेस या टाइम डिले डिवाइसेस ये यूज होते हैं आपके एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। क्लियर है? यस सर, हो गया क्लियर। ओके। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो है ये स्लोअर होते हैं। स्लोअर क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखें इसमें जो क्लॉक पल्स है उसकी राइजिंग एज पे आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है, यानी आप यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसके इंटरवल जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वहां पर आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आपको इक्वल इंटरवल या डिस्क्रीट टाइम पे आप इसकी आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही आपकी इनपुट आएगी वैसे ही आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा चाहे इनपुट आ भी जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़े स्लोअर होते हैं, जबकि ये कंपैरेटिवली फास्टर होते हैं, क्योंकि ये इनपुट की बेस पे इसकी आउटपुट कैलकुलेट हो रही होती है। ठीक है, यानी किसी भी टाइम पे आप इसकी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे इसकी इनपुट आए। क्लियर बेटा ये चीज? यस सर। और फोर्थ डिफरेंस क्या है? द स्टेटस ऑफ द मेमोरी एलिमेंट इज अफेक्टेड ओनली एट द एक्टिव एजेस ऑफ द क्लॉक। यानी आपकी जो आउटपुट है,
जो आपकी आउटपुट है वो कब अफेक्ट होगी इनपुट से, जब एक्टिव इंटरवल ऑफ यानी एक्टिव एज ऑफ क्लॉक आएगा। वही बात कि जब क्लॉक का एक्टिव एज आएगा तब आउटपुट कैलकुलेट होगी और तब आउटपुट चेंज होने के चांस है। लेकिन अगर उसके दौरान अगर कहीं इनपुट आती है तो आउटपुट चेंज होने के चांस नहीं है, ठीक है। जबकि जो आपके एसिंक्रोनस होते हैं उसमें स्टेटस ऑफ मेमोरी एलिमेंट विल चेंज एनी टाइम एज सुन एज द इनपुट इज चेंज, यानी इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे इनपुट आएगी वैसे ही आपके आउटपुट भी चेंज होने के चांसेस होंगे एसिंक्रोनस के। तो यही बात नीचे भी लिखी हुई है कि लैचेस जो है ये यूज होती हैं एसिंक्रोनस सर्किट्स में, जबकि फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं सिंक्रोनस सर्किट में। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। सो हमारा जो इस चैप्टर का नेम है वो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट पे होगा, यानी फ्लिप फ्लॉप पे होगा। लेकिन फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए आपको बताया कि हमें लैचेस पढ़नी जरूरी है, ठीक है। फिर लैचेस के साथ हम क्लॉकिंग जो है वो कंबाइन करके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो हम इसमें जो है वो लैचेस पढ़ेंगे आज। हमारा जो इंशाल्लाह अभी कमिंग स्लाइड्स में हम लैचेस के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की मजीद थोड़े फीचर्स देख लेते हैं कि सिंक्रोनस जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं एम्प्लॉय द सिग्नल दैट अफेक्ट द स्टोरेज एलिमेंट एट ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो कि डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अपनी आउटपुट को चेंज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय टाइमिंग डिवाइसेस कॉल्ड द क्लॉक जनरेटर। अभी मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनस सर्किट जो होते हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है, और सिंक्रोनाइजेशन किसकी मदद से होती है? क्लॉक की मदद से होती है। और क्लॉक को जनरेट करने के लिए कोई क्लॉक जनरेटर उसमें लगाया जाता है। क्लॉक जनरेटर जो है ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच प्रोवाइड द क्लॉक सिग्नल हैविंग द फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। इसमें आपको पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस मिलती है, यानी इक्वल इंटरवल की पल्सेस जो हैं वो आपको मिलती हैं, और उसकी बेस पे आप जो है वो आउटपुट कैलकुलेट करते हैं एट इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। तो इस वजह से आप सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल हो पाती है कि अगर क्लॉकिंग सिग्नल ही नहीं होगा तो फिर सिंक्रोनाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होगी। आप अगेन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसमें और एसिंक्रोनस में जो बुनियादी फर्क है वो यहाँ पर पड़ता है कि यहाँ पर हम जो फ्लिप फ्लॉप है उनके साथ क्लॉक पल्सेस देते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं। अदरवाइज वो लैचेस या टाइम डिले डिवाइसेस या अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप कहलाएंगे अगर हम यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर जो है वो हमारे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएंगे। वही चीजें बार बार बेटा रिपीट हो रही हैं। द क्लॉक पल्सेस डिटरमिन व्हेन। अब क्लॉक पल्सेस का काम क्या होता है? व्हेन कंप्यूटेशनल एक्टिविटी विल अकर विद इन द सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में किस वक्त हमने कैलकुलेट करना है। हमें क्लॉक पल्सेस यही बता रही है ना कि किस टाइम हमने कैलकुलेट करना है आउटपुट को विद द गिवन इनपुट, ठीक है। ये हमें व्हेन का आंसर करती है कि कब हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है आउटपुट की। जबकि जो दूसरी इनपुट्स होती हैं यानी जो अदर इनपुट्स होती हैं, सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल जो होते हैं हमारे, वो बताते हैं कि क्या चेंजेस आनी है, यानी व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस अफेक्टिंग द स्टोरेज एलिमेंट एंड द आउटपुट, ठीक है। यानी हमारी आउटपुट में चेंजेस क्या आनी है वो बताएगी हमारी एक्सटर्नल इनपुट्स। जबकि चेंजेस कब आनी है उसका आंसर कौन करेगा? क्लॉक पल्सेस। तो क्लॉक पल्सेस की जो राइजिंग एज होगी उस वक्त हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे और उस वक्त वो चेंज होने के चांस है। लेकिन चेंज करेगा कौन? बेसिकली वो एक्सटर्नल इनपुट्स चेंज करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये दूसरा पॉइंट सर एक दफा रिपीट कर दें, अदर सिग्नल्स वाला। बेटा अदर सिग्नल्स का मतलब है कि देखें अगर आप वो बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की तो उसमें इनपुट होती हैं, एक्सटर्नल इनपुट्स होती हैं, उनकी मदद से आउटपुट बनती है, ठीक है। और ये आपके कम्बिनेशनल सर्किट कहलाते हैं। लेकिन जब आप इनके साथ फ्लिप फ्लॉप या क्लॉक मेमोरीज लगाते हैं तो वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स बन जाते हैं, ठीक है। क्लॉक फ्लिप फ्लॉप लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्लॉकिंग अप्लाई करते हैं। अब क्लॉकिंग हमें ये डिसाइड करेगी कि आउटपुट ने कब चेंज होना है, ये हमें कब का आंसर करेगी, यानी राइजिंग पल्स पे चेंज होगी जैसी राइजिंग पल्स आएगी। लेकिन इनपुट चेंज क्या होगी, यानी आउटपुट में चेंज क्या आएगी, वो डिसाइड करेगी आपकी इनपुट। इसको अदर सिग्नल कह रहा है कि ये जो इनपुट्स हैं, ये जितने भी इनपुट्स होंगी वो डिसाइड करेंगी कि आपकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। आउटपुट चेंज होगी या नहीं होगी वो इनपुट डिसाइड करेगी, लेकिन चेंज कब होगी वो आपकी क्लॉक डिसाइड करेगी कि क्लॉक का जो राइजिंग एज है वो बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।
सो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट दैट यूज द क्लॉक पल्सेस टू कंट्रोल स्टोरेज एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट भी है क्योंकि इनमें क्लॉकिंग यूज हो रही है या क्लॉक वाली फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट भी कह सकते हैं। तो आपको दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, सिंक्रोनस भी कहते हैं इसको और क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स भी। So they are called the synchronous circuits because the activity within the circuit and the resulting updating of the storage values is synchronized to the occurrence of the clock pulse। यानी आपकी आउटपुट जो अपडेट होगी वो जो है वो दो चीजों पे होगी, एक तो आपकी जो क्लॉकिंग पल्स है उस पे होगी और दूसरा जो आपकी इनपुट्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी बेस पे आपकी आउटपुट जो है वो अपडेट होगी। The storage element or the memory used in the clock sequential circuits are called the flip-flop. A flip-flop is a binary storage device capable of storing one bit of information. तो एक बिट को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लैच या फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है? क्लॉकिंग का, कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉकिंग सिग्नल दिए जाते हैं जबकि लैच में हम क्लॉकिंग सिग्नल नहीं देते। So the output are formed by the combinational logic function of the input to the circuit or the value stored in the flip flop। यानी जो आपकी आउटपुट डिपेंड करेगी वो फ्लिप फ्लॉप में जो वैल्यू स्टोर थी उस पर डिपेंड करेगी और सेकेंडली आपकी इनपुट पे डिपेंड करेगी या दोनों पे डिपेंड करेगी। So the value that is stored in the flip flop when the clock pulse occurs is also determined by the input to the circuit or the values presently stored in the flip flop। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, स्टोरेज एलिमेंट्स या लैचेस। जैसा कि हमने बात की कि जो हमारे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें क्लॉक्ड लैचेस या क्लॉक फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करने से पहले आपको बताया था कि हमें लैचेस का पता होना चाहिए। लैचेस में जब क्लॉकिंग ऐड होती है तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं, तो हमें लैचेस को पहले अंडरस्टैंड करना होगा। फिर जब लैचेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हम फ्लिप फ्लॉप को अंडरस्टैंड करेंगे, फ्लिप फ्लॉप को अंडरस्टैंड करेंगे तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट हमें समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलें बेटा आगे, यहाँ तक क्वेश्चन में पूछ। यस सर। Okay. So the storage element in a digital circuit can maintain a binary state indefinitely as long as the power is delivered to the circuit until directed by an input signal to switch the states। ये डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं बेटा। लैच का लफ्जी मानी कौन बताएगा? उर्दू में लैच किसको बोलते हैं? चटखनी को। शाबाश। चटखनी क्या होती है? ये होती ना दरवाजे के लॉक होते हैं, डोर लॉक, कुंडी। वेरी गुड। कुंडियों को या चटखनी, जो लॉक जो हम दरवाजे को कुंडी लगा देते हैं ना उसको हम चटखनी बोलते हैं। बेटा इस चटखनी का काम क्या होता है या लैच का काम क्या होता है? इसने हैंडल करना होता है डोर को, मतलब बंद करके रखना होता है। बेसिकली अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें वो ये होता है कि ये स्टेट को प्रिजर्व करता है, उस रूम की या उस कबर्ड की स्टेट को प्रिजर्व करता है। अगर आपने लैच लगा दी है, लैच यानी क्लोज कर दी है, तो क्या होगा कि अंदर वाली चीज अंदर रहेगी, बाहर वाली बाहर रहेगी, यानी उसका जो एक्सचेंज है वो नहीं हो सकती। ठीक है, यानी वो स्टोर कर लेती है चीज को, कहने का मतलब ये है। तो इसी तरह जो बाइनरी डाटा को स्टोर करते हैं उनका भी इसी सेंस में नाम लैचेज रखा गया। जो कि एक बिट को स्टोर कर ले अपने अंदर उसको हम लैच कहते हैं। तब तक स्टोर रखे जब तक के एक इनपुट आए और उसकी इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है उसको चेंज ना कर दे। ठीक है, यानी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास आपने 1 दिया था तो वो 1 को स्टोर रखना चाहिए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आप उस पे 0 से ओवरराइड करें, यानी जब आप 0 दें उसको तो फिर उसको चाहिए कि उस 1 को 0 बना दें। ठीक है, जब तक आप 0 नहीं दे तब तक उसको उस 1 को प्रिजर्व रखना चाहिए। क्लियर है ये चीज? यस सर। सो लैच भी यही काम करती है कि किसी बिट को प्रिजर्व रखती है जब तक कि आप खुद उसको चेंज करना ना चाहें। सो स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट विद द सिग्नल लेवल्स। अब एक और डिफरेंस समझ लें कि जो आपकी लैचेस हैं वो सिग्नल लेवल्स के साथ चलती हैं, यानी जो लैच है वो सिग्नल लेवल्स के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, जबकि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो एजेस पे काम करेगा। किसी भी पल्स के दो हिस्से होते हैं,
ठीक है। एक उसके लेवल्स होते हैं, एज का जो आपकी होती है कोई भी सिग्नल, उसके में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसके लेवल्स होते हैं, ये उसका हाई लेवल है, ये लो लेवल है। इसी तरह ये हाई लेवल है और ये लोअर लेवल है, ये हाई लेवल है और ये लोअर लेवल है। तो जैसे ही लेवल ट्रांजिशन करता है ना, लेवल में चेंज आती है, तो उस वक्त लैचेस अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, यानी ये इनका जो ऑपरेशन है वो डिपेंड कर रहा होता है सिग्नल के लेवल के ऊपर। जबकि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये एजेस पे काम करते हैं। एजेस कौन सी चीजें होती हैं? ये वाले एजेस, ये राइजिंग एज होता है, ये फॉलिंग एज होता है। ये फॉलिंग एज है, ये राइजिंग एज है। ठीक है, ये फॉलिंग है, ये राइजिंग एज है। तो ये बेसिकली एजेस पे जो ऑपरेट होते हैं उनको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, और जो लेवल्स पे ऑपरेट होती हैं उनको हम लैचेस बोलते हैं। सो सर दोबारा बताइएगा, जो लेवल पे, बेटा जो जो लैचेस लेवल्स लैचेस पे। है ना, लैचेस हैं वो कह रहा है कि स्टोरेज एलिमेंट्स दैट ऑपरेट विद सिग्नल लेवल्स रेदर देन सिग्नल ट्रांजिशंस आर रेफर टू एज लैचेस। यानी लैचेस जो हैं ये सिग्नल लेवल्स के साथ ट्रांजिशन करती हैं, यानी इनमें जो आउटपुट है वो उस वक्त, यानी ये उस वक्त सेंस करेंगी जब आपका लेवल चेंज होगा। ये लेवल ट्रिगर कह सकते हैं इनको, लैचेस जो है ये लेवल ट्रिगर होती हैं। जबकि आपकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये एज ट्रिगर्ड होती हैं, ये जैसे ही एज में चेंज आती है, एज में ट्रांजिशन आती है, तब ये अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, यानी ये एजेस को सेंस करेंगी और ये लेवल्स को सेंस करेंगी। तो इनमें से फास्ट ज्यादा कौन सी होगी बताएं? लैचेस होंगी या फ्लिप फ्लॉप होंगी? लैचेस। लैचेस क्यों होगी बेटा? ज्यादा सर इसमें रिस्पॉन्सिव कौन होगा? सर ये फ्लिप्स फ्लॉप्स होंगे सर इसमें, फ्लिप फ्लॉप्स क्योंकि होंगे, मैं क्योंकि एजेस एजेस का टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा एडमिट पे होता है होता एज है ये। कम्पेयर टू लेवल। लेवल को ज्यादा टाइम लगता है पास होने में, तो लेवल जितनी देर यानी वो लो नहीं होता उस वक्त तक वो सेंस कर सकता है। जबकि एजेस के सेंस होने के लिए बहुत थोड़ा टाइम आपको चाहिए होता है, मतलब विद इन 9 सेकंड आपने उसको सेंस करके डिसीजन लेना है। ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप जो है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं एज कम्पेयर टू लैचेस। ठीक है, ठीक है सर। so although the latches are useful for storing binary information and for design of the asynchronous sequential circuit, they are not practical for use as the storage elements in the synchronous sequential circuits. ये बात समझ आइए? कह रहा है although the latches are used for storing binary information and for the design of asynchronous sequential circuit, they are not practical for use in storage elements in synchronous sequential circuits. Synchronous sequential circuit में हमें clocking वाले devices चाहिए, तो clocking कहाँ पे होगी? फ्लिप फ्लॉप पे, लैचेस पे तो नहीं होगी ना। तो लैचेस जो है ये प्रैक्टिकल ही नहीं है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए, बल्कि फ्लिप फ्लॉप जो है ये प्रैक्टिकल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन लैचेस को जो कि मतलब फ्लिप फ्लॉप बनाती हैं, पहले उन लैचेस को स्टडी करेंगे, फिर लैचेस को जब स्टडी कर लेंगे तो हम फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लैचेस पर। सो लैच जो है वो दो तरह की हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास होती है एस आर लैच, और दूसरी होंगी डी लैच। ये दो लैचेस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस आर लैच की। अब एस आर लैच को भी बनाने के दो तरीके हैं, एक है आप नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा क्या है आप इसको नैंड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों यूनिवर्सल गेट हैं। तो हम जो ज्यादातर यूज करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में या पूरे कोर्स में, वो हम हमेशा नैंड को प्रेफर करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम नैंड को लेके चलेंगे जितनी भी हम डिजाइनिंग करेंगे, लेकिन हमें नॉर का भी पता होना चाहिए। तो पहले हम डिजाइनिंग देखेंगे एस आर लैच की नॉर के साथ कैसे होती है, फिर हम उसको यूज बिल्कुल उसी को रेप्लीकेट करेंगे नैंड के हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एस आर लैच विद नॉर गेट। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको एस आर लैच क्यों बोलते हैं। एस का मतलब होता है सेट और आर का मतलब होता है रीसेट। रीसेट। यानी ये सेट और रीसेट लैच कहलाती है। ठीक है, तो इसकी दो इनपुट्स होती हैं, दो आउटपुट्स होती हैं। दो इनपुट्स होती हैं, एक सेट इनपुट एक रीसेट इनपुट, और दो ही इसकी आउटपुट होती हैं, एक आउटपुट जो सिंपल आउटपुट होती है और एक कंप्लीमेंटेड आउटपुट होती है। कंप्लीमेंटेड होती है, ठीक है, एक आउटपुट होती है, एक कंप्लीमेंटेड आउटपुट होती है। अब इसके अंदर क्या सर्किट होगा वो देखते हैं।
सो हम चूंकि इसको नॉर गेट से डिजाइन कर रहे हैं तो हम नॉर गेट ही यूज करेंगे। कोई भी जो लैच है, नॉर इम्प्लीमेंटेड लैच, वो नॉर गेट से इस तरह से डिजाइन होती है कि हम दो नॉर गेट यूज करते हैं, और दो इनपुट्स लेते हैं एस और आर। ठीक है, ये दोनों नॉर गेट्स की इनपुट्स हो जाती हैं, जबकि जो दूसरी दूसरी इनकी आउटपुट होती है, इनपुट होती है सॉरी, वो क्रॉस कनेक्टेड होती है। क्रॉस कनेक्टेड का मतलब है कि जो सेकंड वाला नॉर होगा उसकी दूसरी इनपुट जो है वो फर्स्ट वाले की आउटपुट होगी। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड वाले की आउटपुट होगी वो फर्स्ट फर्स्ट वाले की वाले की। सेकंड इनपुट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस कनेक्ट करते हैं दो नॉर गेट को तो आपको एस आर लैच मिल जाती है। तो ये जो सर्किट आपका बॉक्स के अंदर बंद था, बेसिकली ये सर्किट था। ठीक है जी, तो इसकी दो आउटपुट है, एक को हम क्यू बोलते हैं और एक को क्यू कम्प्लीमेंट बोलते हैं या क्यू बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एस आर लैच आ गई विद नॉर गेट। अच्छा, अब नॉर गेट से जो लैच बनती है उसके फंक्शन को समझने के लिए हमें पहले नॉर का फंक्शन पता होना चाहिए कि नॉर का जो टेबल है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम नॉर को समझ लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हो गया, नॉर से इंप्लीमेंट किया हुआ। ये उसका ट्रुथ टेबल है। अब ये ट्रुथ टेबल हमने देखना है कि कैसे बनेगा। तो उस ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए हमें पहले नॉर की फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि नॉर का ट्रुथ टेबल होता है। हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं ए बी, एक आउटपुट लेट से और होगी, दूसरी आउटपुट नॉर हो जाएगी। ठीक है जी, लेट से हमारे पास ए और बी 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है, और फिर 1 1 है। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। अगर हमारे पास 0 0 तो और की आउटपुट क्या होगी बेटा? 0 शाबाश, 0 हो जाएगी। 0 1 के केस में क्या होगी? इसमें वन सर 1 होगी। इसमें भी 1 1 वन वन। यानी और की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपकी कोई भी एक एनी वन वन आउटपुट है वन। तो आपकी आउटपुट 1 होगी। जबकि नॉर में इसका रिवर्स होता है कि अगर आपकी एक भी इनपुट 1 होगी, एक भी इनपुट कम से कम 1 होगी, तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ कि अगर एक भी इनपुट आपकी 1 है तो डेफिनेटली आपकी आउटपुट जो है वो 0 होगी। ठीक है? कम से कम एक इनपुट भी अगर आपकी 1 है तो आपकी आउटपुट डेफिनेटली जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम इसी टेबल को यूज करते हैं इसके ये केसेस बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम ये लेते हैं, हम s को 1 रखते हैं और r को 0 रखते हैं। s को 1 रखते हैं और r को 0 रखते हैं, यानी सेट को 1 कर देंगे, रीसेट को 0 कर देंगे। तो जब हम सेट को 1 करेंगे तो कोई इसकी आउटपुट मुझे बता सकते हैं कैसे कैलकुलेट होगी? 0 हो जाएगी कैसे 0 हो जाएगी? क्योंकि एक 1 हो गया ना। एक 1 हो गया, कौन सा 1 हुआ है? सेट वाला। एस एस तो वाला ये s वाला जो 1 हुआ है इसका मतलब इसकी आउटपुट डेफिनेटली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। और वो ऊपर जा, और ऊपर वो पहले 0 एक जब 0 ऊपर है। अप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपके पास। यस तो सर। हमने बात की चूंकि क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है, तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि जब आप सेट को 1 और रीसेट को 0 करेंगे तो आपकी जो क्यू बार वाली आउटपुट है वो 0, जबकि आपकी क्यू वाली आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी क्यू जो है वो 1 हो जाएगी और क्यू बार जो है वो 0 हो जाएगी। ये बात समझ आई सबको? अक्सर यस बच्चे सर। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहली आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, जब आप 1 और 0 यहाँ अप्लाई करेंगे ना तो हमें 1 को देखते ही समझ आ जाएगी कि जैसे इनपुट 1 होगी आउटपुट 0 होगी। तो जिस फ्लिप फ्लॉप जिस नॉर गेट की इनपुट 1 होगी उसकी आउटपुट कंफर्म 0 होगी। तो उस 0 को जब हम दूसरे पे अप्लाई करेंगे तो 0 0 हमें यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, हम दूसरा कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि हम 0 0 अप्लाई करते हैं, यानी हम सेट को भी 0 कर देते हैं और रीसेट को भी 0 कर देते हैं। ठीक है, यानी सेट हमारा रीसेट पहले भी 0 था लेकिन सेट 1 था। ठीक है, लेकिन अब हमने सेट को भी 0 कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंज आई।
तो आपको पता है कि अगर एक भी आउटपुट 1 हो, एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 आती है, लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों इनपुट जो है वो 0 हैं। तो 1 कौन सी होगी, क्योंकि ये स्टोरेज एलिमेंट है ना, इसने स्टोर किया हुआ है, तो कौन सी वाली वैल्यू को स्टोर किया होगा इसने, ये वाली 1 को, यानी 1 और 0 आउटपुट स्टोर होगी। तो ये वाला 1 जब यहाँ पर जाएगा, ये 1 यहाँ तो पे इसका जाएगा, आंसर फिर 0 हो तो जाएगा। इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि एक भी 1 आया आउटपुट 0 हो जाती है, ठीक है। सो ये 1 इसको 0 बना देगा, और ये 0 जब अप्लाई होगा यहाँ पे तो इसकी आउटपुट अगेन 1 ही रहेगी। यानी आप देखें कि हमने 0 0 अप्लाई किया, लेकिन हमारी आउटपुट सेम वही रही जो पहले थी। ये चीज नोटिस की है ना आपने, ठीक है। Yes, 0 sir. 0 अप्लाई करने से आपकी आउटपुट जो है कोई चेंज नहीं आई। तो देखें, अगर इनपुट अप्लाई करने से आपकी कोई चेंज नहीं आती, इसका मतलब कि आपकी मेमोरी स्टेट कहलाएगी वो, क्योंकि आपकी वो मेमोरी प्रिजर्व हो गई है, सेव हो गई है, ठीक है। तो आप जब नॉर इम्प्लीमेंट वाले एसआर लैच पे किसी भी स्टेट के बाद 0 0 अप्लाई करेंगे, तो उसकी वो मेमोरी स्टेट कहलाएगी कि उसने उस चीज को प्रिजर्व रखा है जो पहले स्टेट थी उसकी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब हम सेट को क्या करते हैं, सेट को हम 1 करते हैं, सॉरी सेट को 0 करेंगे, और सेट को हम रीसेट को 1 कर देंगे और सेट को 0 कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इधर 1 0 अप्लाई करेंगे, तो 1 का मतलब है कि जैसे ही जिस नॉर पे 1 अप्लाई होगा उसकी आउटपुट इसका आंसर 0 0 0 हो जाएगी, और जैसे ये 0 यहाँ अप्लाई होगा तो उसकी आउटपुट दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 1 हो 1। जाएगी, ठीक है। तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 1 हो गई। अब 0 1 हो गई, इसका मतलब आपने 0 1 अप्लाई किया तो आपकी आउटपुट 0 1 हो गई, ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब हम दोबारा 0 0 अप्लाई करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या 0 0 पे ये मेमोरी प्रिजर्व रहती है, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, हम रीसेट को भी 0 कर देंगे दोबारा। यहाँ पे जब हम 0 अप्लाई करेंगे, तो 0 0 अप्लाई करने से आपको पता था कि ये वाला जो 1 है, ये वाली, और ये 1 जब अप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये दोबारा तो इसका 1, आंसर फिर 0 आ इसका जाएगा। मतलब इसका फिर कंफर्म 0 होगा। जब ये 0 जब यहाँ अप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा, तो इसका इसका 1 मतलब आ जाएगा। आपकी आपकी जो आउटपुट है वो फिर प्रिजर्व हो गई 0 0 पे भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपकी जो है ये मेमोरी स्टेट मेमोरी। है। तो याद रखें कि जब भी आप 0 0 अप्लाई करेंगे ना किसी भी स्टेट के बाद, तो वो मेमोरी के लिए होगा, यानी आपकी मेमोरी वो कि वो उस पर आपको कंफर्म होगा कि इसकी आउटपुट जो है वो प्रिजर्व हो गई है, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस सर। हमने इसके 2 केसेस बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं। पहला केस वो था जिसमें हमने सेट को 1 किया तो आउटपुट 1 हो गई। असल में इसकी एक्चुअल आउटपुट क्यू होती है, ठीक है, क्यू बार जो उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन होता है। तो जब हमने सेट को 1 किया आउटपुट 1 हो गई, रीसेट को 0 था, ठीक है, और सेट 1 था तो आउटपुट 1 हो गई। इसी तरह जब हमने 0 0 दिया तो वो प्रिजर्व हो गई आउटपुट। फिर जब हमने सेट को 0 कर दिया और रीसेट को 1 किया तो आउटपुट रिवर्स हो गई, यानी आउटपुट 0 हो गई और क्यू बार वाली 1 हो गई। फिर जब हमने 0 0 दिया तो वो प्रिजर्व हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आखिरी केस जो कि 1 1 वाला केस है। 1 1 की बारी 0 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या आएगा। जब आप यहाँ पर दोनों को 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 में आपको पता है कि 1 एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या होती है 0। इसका 0। मतलब क्यू भी 0 क्यू बार भी 0। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन आ जाएगा कि हमने ये कहा था कि हमारी जो क्यू है और क्यू कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों 0 हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक जो है वो मिस्टेक हो रही है, कोई मतलब एरर आ गया। ये इस चीज को ये फ्लिप फ्लॉप 1 1 के लिए सूटेबल नहीं है कि आपने 1 1 दिया तो आपकी जो आउटपुट है वो वेरीफाई नहीं कर रही, यानी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स नहीं आ रही बल्कि इक्वल हो गई है, ठीक है। तो एक तो ये मसला आ गया यहाँ पे। ये बात समझ आई ना कि जैसे ही हमने 1 1 अप्लाई किया तो इसकी आउटपुट क्या हो गई 0 0, और ये उसको हम हमारे उस रूल को तोड़ा है कि दोनों जो है वो आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन, लेकिन दोनों सेम आ गई। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, इसके बाद हम 0 0 पुट करके चेक करते हैं कि क्या, चलो ठीक है, अगर 0 0 भी आ गया तो क्या ये 0 0 को प्रिजर्व भी रखती है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद 0 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब 0 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये 0 पहले ही इधर था तो ये 0 0 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो ठीक जाएगा। है? और इसी तरह ये 1 जब इधर जाएगा तो 1 0 मिलके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बेटा 0 0 0। 1 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। इसका मतलब इसने प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व भी नहीं रखा, यानी जो 0 0 था उसको प्रिजर्व भी नहीं रखा। तो इसका मतलब यहाँ हमारे जो तीसरे केस है उसमें 2 प्रॉब्लम आए।
नंबर एक तो हमारी जो आउटपुट आई वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट नहीं थी, और दूसरा जब हमने उसके बाद 0 0 अप्लाई किया जिसको मेमोरी इसको प्रिजर्व करना चाहिए था लेकिन उसने उसको भी प्रिजर्व नहीं किया, तो ये जो हमारा ये 1 1 वाला केस है, नॉर के केस में इसको हम फॉरबिडन केस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फॉरबिडन, यानी इससे परहेज करनी है हमने, इसको यूज नहीं करना। ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बन गया एस आर लैच इम्प्लीमेंटेड विद द नॉर गेट, जिसमें अगर 0 0 आए तो वो मेमोरी स्टेट को डिनोट करता है, अगर सेट 1 हो तो आउटपुट 1 होगी, अगर सेट 0 हो जाए और आर 1 हो तो हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी, और अगर 1 1 आए तो वो फॉरबिडन कंडीशन होगी। ये सारा कंक्लूजन है इस चीज का। अब हम बात करते हैं एस आर लैच विद नैंड गेट, जो कि हमने ज्यादातर यूज करनी है, नैंड गेट वाली। ठीक है, तो नैंड गेट वाली लैच कैसे यूज होगी, उसमें आपको हम पहले देखनी पड़ेगी कि नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसके लिए अगेन हम जो है वो टेबल बना लेते हैं कि हमारे पास अगर ए बी दो इनपुट्स हैं तो हमारी आउटपुट एंड की क्या होगी और नैंड की क्या होगी। लेट्स से हमारे पास ये दोनों 0 0 है, 0 0 है तो इसका मतलब एंड इनका क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। 0 1 है तो 0 होगा, 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा, और 1 1 के केस में ये 1 होगा। इसका मतलब कि हमने एक रूल बना लिया कि जब भी इनपुट 0 होगी आउटपुट 0 हो जाएगी। कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट 0 होगी, जबकि नैंड के केस में क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर एक भी इनपुट 0 हम देते हैं तो आउटपुट 1 हो जाएगी। एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। 0 सिर्फ उस केस में होगी जब दोनों 1 होंगे। सो इसको अगर मैं इसका रूल बनाना चाहता हूँ, मैं कहूंगा जब भी इसकी एक इनपुट 0 देंगे आप तो इसकी आउटपुट डेफिनेटली 0 आउटपुट 1। शाबाश, इसकी आउटपुट डेफिनेटली 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हम यूज करेंगे जो है एस आर लैच विद नैंड गेट को स्टडी करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 डेफिनेटली गिव्स यू 1। तो उसके लिए आपका जो है वो ये सर्किट बनेगा। अगेन उसमें क्रॉस कनेक्शन बनेंगे दो नैंड गेट के, और सेट और रीसेट और क्यू डैश इसी तरह आएंगे। ठीक है, अब जब हम इसमें वैल्यूज उसी तरह अप्लाई करेंगे, सबसे पहले 1 0 अप्लाई करके देखते हैं। जब हम इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, ठीक है, सेट को 1 करेंगे तो क्या होगा? जो 1 जो आपने जिसको 0 दिया वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपने 0 दिया है जिस नैंड को, वो 1 होगा, और वो 1 जब यहाँ अप्लाई होगा तो 1 1 आपको क्या दे देंगे? 0 देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप 1 0 अप्लाई करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो Q 0 हो जाएगी और Q कंप्लीमेंट 1 हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम मेमोरी स्टेट चेक करते हैं। उसमें मेमोरी स्टेट थी 0 0, इसमें मेमोरी स्टेट होगी 1 1, क्योंकि ये नैंड से इंप्लीमेंटेड है। तो हम 1 0 के बाद जब रीसेट को भी दोबारा 1 करेंगे, यानी दोनों को 1 1 करेंगे, तो क्या होगा? उसको आउटपुट को प्रिजर्व रखना चाहिए, यानी दोनों को जब हम 1 1 कर देंगे तो क्या होगा कि दोनों एक भी 0 था। अब 0 किसको मिल रहा था? इस वाले को, क्योंकि प्रीवियसली ये 0 था, तो आर ये को मिल 0 रहा मिल था। रहा था तो ये 1 हो गया, और ये 1 जब इधर गया तो आपका ये चीज जो है वो 0 हो गई। इसका मतलब इसने आउटपुट को जो है वो प्रिजर्व रखा, तो ये वाला केस मेमोरी केस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप इस पे 0 1 अप्लाई करेंगे, 0 इसको करेंगे सेट को, और रीसेट को 1 करेंगे, तो ये 0 इसको मिलेगा, ये डेफिनेटली 1 हो जाएगा, और ये 1 1 आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो यानी आप सेट को 0 करेंगे और रीसेट को 1 करेंगे तो आपकी क्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो क्यू जो है वो आपकी यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, और उसका जो रिवर्स, उसका जो कम्प्लीमेंटेड वर्जन होगा वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप दोबारा यहाँ पर मेमोरी वाला केस यानी 1 1 अप्लाई करेंगे तो वो उसको प्रिजर्व रखेगा, यानी जब आप 1 1 अप्लाई करेंगे तो ये वाला 0 था, यहाँ पे 0 तो ये 1 हो गया, और ये 1 इधर मिला तो ये आपका 0 हो गया, तो इसने उस केस को प्रिजर्व किया। ठीक है, तो ये भी आपका अगेन मेमोरी स्टेट हो जाएगी। उसके बाद जो बात करें फॉरबिडन की, तो उसमें भी सेम वही होगा, फर्क ये होगा कि यहाँ पे 1 1 से फॉरबिडन केस बन रहा था, यहाँ पर 0 0 से फॉरबिडन केस बनेगा। अब आपने एक चीज हमेशा जहन में रखनी है कि जो एस आर लैच विद नैंड गेट है उसमें 1 1 जो है वो मेमोरी केस होता है और 0 0 फॉरबिडन होता है। ठीक है, जबकि एस आर विद नॉर में
जो आपका 1 1 होता है ये फॉरबिडन, जबकि 0 0 मेमोरी होता है। क्योंकि हमने ज्यादा यूज नैंड वाली करनी है तो आपके जेहन में होनी भी नैंड वाली चाहिए हर वक्त, ठीक है, कि 1 1 जो है ये मेमोरी स्टेट है और 0 0 क्या है जी, फॉरबिडन फॉरबिडन स्टेट। फॉरबिडन है। ये सब बच्चे अपने फिंगर टिप्स पे आपके हर वक्त आपके माइंड में होना चाहिए कि 1 1 का मतलब होगा मेमोरी और 0 मेमोरी 0 जब आप देंगे तो ये फॉरबिडन है, फॉरबिडन। ठीक है। और दूसरा एक चीज और जेहन में रखनी है कि जब सेट को 1 करेंगे ना और रीसेट को 0 करेंगे तो क्यों 0 होगी, किस केस में, नैंड के केस में, जबकि नॉर के केस में जब आप सेट को 1 करते थे तो आउटपुट 1 होती थी, जब रीसेट को भी 0 करते थे साथ, यानी सेट 1 थी तो क्यू 1 थी, यहाँ पे सेट 1 है तो क्यू 0 होगी, ठीक है। ये 3 4 बातें आपने हर वक्त जेहन में रखनी है। नैंड के हिसाब से ज्यादातर, मतलब ज्यादातर हमने नैंड को फोकस करना है, तो नैंड वाली आपको नहीं भूलनी चाहिए कि अगर सेट को 1 करके रीसेट को 0 करेंगे तो क्यू 0 हो जाएगी, और जब इसका रिवर्सल देंगे तो ये क्यू 1 हो जाएगी, और 1 1 पे आपको मेमोरी मिलेगी और 0 0 पे फॉरबिडन केस मिलेगा। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, किसी का ये एंड पे क्वेश्चन है? आपने क्या बताया, ये सेट और क्यू का, ये आखिरी वाला पॉइंट ये दोबारा रिपीट करना। हाँ, ये बेटा मैंने आपको बताया कि आपने जो बातें याद रखनी है उसमें एक ये है कि जब आप नैंड के केस में सेट को 1 करेंगे तो क्यू जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, जबकि यहाँ सेट को 1 करके आर को, डेफिनेटली दूसरे को तो 0 करेंगे ना तभी वर्क करेगी, तो जब आर को 0 करके यहाँ पे आप देते तो आपको 1 मिल रहा था, यानी सेट 1 है तो क्यू 1 है, ठीक है। सेट का मतलब होता है किसी चीज को सेट कर देना, तो नॉर के हिसाब से लॉजिक बिल्कुल ठीक आती है कि आप सेट को जब 1 करते हैं आपकी आउटपुट 1 हो जाती है, और जब सेट को 0 करते हैं तो आपकी आउटपुट 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन नैंड के केस में ये चीज रिवर्स हो जाती है कि जब आप सेट को 1 करते हैं तो आपकी आउटपुट 0 हो जाती है और कंप्लीमेंटेड वर्जन उसका 1 हो जाता है, लेकिन जब आप सेट को 0 करते हैं तो आपकी जो क्यू असल आउटपुट है वो 1 हो जाती है और उसका जो कंप्लीमेंटेड वर्जन है वो 0 हो जाता है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, और 1 1 जो है ये मेमोरी स्टेट है और 0 0 जो है ये फॉरबिडन है नैंड के केस में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एस आर लैच कंट्रोल इनपुट भी यूज करते हैं हम एक, यानी एस आर लैच के साथ एक कंट्रोल इनपुट यानी एनेबल इनपुट भी यूज की जाती है उसको एनेबल या डिसेबल करने के लिए। तो उस मकसद के लिए हम 2 नैंड गेट और लगा देते हैं, इस तरह लगाते हैं कि ये जो एस हमारी पहली चीज को एस स्टैटिक कह लेते हैं, ठीक है जी, एस स्टैटिक, इसको आर स्टैटिक कह लेते हैं। एस स्टैटिक और आर स्टैटिक जो है इनके शुरू में एक और गेट नैंड गेट लगाएंगे और एक्चुअल एस और एक्चुअल आर लिख देंगे, और उनके साथ शॉर्ट यानी दूसरी जो इनकी इनपुट्स होगी वो एनेबल इनपुट्स को कह देंगे। अब आप जब भी एनेबल की मदद से इसकी फंक्शन को कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है, एनेबल का सिग्नल देंगे तो आप इसको फंक्शन को कंट्रोल कर सकेंगे। लेट्स से अगर आप यहाँ पर एनेबल को 0 कर देते हैं, एनेबल को 0 करते हैं तो नैंड में अगर एक भी 0 तो आउटपुट क्या हो जाती है जी, 1। 1 हो जाती है। और आपको पता है कि 1 की जब दोनों 1 1 होती हैं एस और आर तो आपको मेमोरी स्टेट मिलती है नैंड के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेमोरी के स्टेट में कहा चली जाएगी फौरन जब आप इसको 0 करेंगे, ठीक है। समझ आ गई ना, जैसे ही आप एनेबल को 0 करेंगे ये मेमोरी स्टेट में चली जाएगी, यानी इसमें चेंज कोई नहीं आएगी इसकी आउटपुट में, चाहे एस और आर जो ठीक। मर्जी हो। लेकिन जब आप इसको 1 करेंगे तो अब 1 करने से क्या होगा कि अब एस और आर डिफाइन करेंगे कि क्या इसकी आउटपुट क्या होगी। लेट से अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं और इधर 0 देते हैं तो एनेबल तो 1 हो गई, यहाँ पे 1 1 हुई, तो 1 1 का मतलब है कि आपके पास 0 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 1 एक भी 0 आउटपुट 1, तो ये आपको 1। 0 1 मिलता है। तो जब आप 0 1 देंगे तो आपकी जो आउटपुट है क्यू जो है वो 0 कैसे होगी कि एक भी 0 नैंड में तो आउटपुट 1, ये 1 हो जाएगी, 1 आती है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी, क्यू आ जाएगा 1 और क्यू आ जाएगा 0। अच्छा, इस ये एनेबल इनपुट लगाने के हमें 2 फायदे हो गए। एक तो ये फायदा हुआ कि हम इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं किसी भी वक्त सिर्फ एक इनपुट कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल इनपुट की मदद से। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारी नैंड के केस में आपको याद होगा कि एस के साथ क्यू जो है जब S1 होता था क्यू 0 हो जाता था, ठीक है। वो भी काम मसला हल हो गया कि जब हमने एस को 1 किया तो यहाँ पे देखें क्यू भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो ट्रुथ टेबल है वो बिल्कुल एक मतलब एक सेंस के अकॉर्डिंग हो गया कि जब सेट को 1 करेंगे तो आउटपुट भी सेट हो जाएगी, जब रीसेट को 1 करेंगे तो उसकी जो आउटपुट है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एक सेंस भी बन गई। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? सर जी सर, यस सर सर। मीन्स कि इस नेबर को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो इनपुट होगी वही इनपुट हमें आउटपुट मिलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। एनेबल जो है ना, एनेबल सिर्फ इसको एनेबल और डिसेबल कर रही है, ठीक है, इसको एनेबल और डिसेबल करने में मदद कर रही है। और ये जो एस और आर है, जब एनेबल 1 करते हैं तो फिर एस और आर डिफाइन करते हैं कि आपकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो ये आपकी एनेबल इनपुट से फर्क पड़ेगा। यहां तक बेटा को क्वेश्चन हो? क्लियर बाकी है आप, सर। हाँ जी, इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। सो बात करते हैं एस आर लैच, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे एस आर लैच में एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था जो कि फॉरबिडन केस का था। फॉरबिडन कब आता है बेटा? जब 1 1 आ रहा था। सर 0 0 नैंड गेट जीरो जीरो के, हाँ, जब हमने विदाउट एनेबल यूज किया था, यानी इतने हिस्से को जब हमने यूज किया था, तो उसमें हमारा जो फॉरबिडन केस आ रहा था वो आ रहा था 0 0 के टाइम पे, ठीक है। तो ये एनेबल लगाने से क्या हुआ, ये हमारा बिल्कुल नॉर की तरह वर्क करेगी। जब हम ये एनेबल वाला सर्किट ये अटैच करेंगे ना साथ, तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे नॉर काम करेगी, ठीक है। यानी अब हमें ये, जब हम एनेबल के साथ यूज करेंगे तो हमें 0 0 पे मेमोरी मिलेगी, ठीक है, यानी S0 करेंगे, R0 करेंगे, लेकिन एनेबल को 1 होना चाहिए, तो ये मेमोरी के तौर पे काम करेगा। जब हम यहाँ पे 1 1 देने की कोशिश करेंगे तो ये फॉरबिडन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई? ये जस्ट किस तरह हुआ, ये सर्किट अटैच करने से। अगर इसको हम उतार दें तो फिर हमारा क्या होगा कि 0 0 पे फॉरबिडन आएगा और 1 1 पे जो है वो मेमोरी स्टेट आएगी। तो ये एक्स्ट्रा सर्किट लगाने से रिवर्स होगी चीज। क्लियर है बेटा? यस सर। सो ये जो फॉरबिडन स्टेट आ रही थी ना, इसका सोल्यूशन देखना है अब हमने, इसको कैसे इससे जान छुड़ाएं। तो उसका हल है डी लैच, जिसका दूसरा नाम ट्रांसपेरेंट लैच भी है, ठीक है। डी का मतलब होता है डाटा, यानी इसको डाटा लैच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम देखते हैं। वन वे टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कंडीशन, यानी फॉरबिडन कंडीशन को एलिमिनेट करने का एक तरीका ये है कि enter of the intermediate state in the SR latch is to ensure that the S and R are never equal to 1, कि S और R कभी इक्वल 1, दोनों इकट्ठे 1 नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब दोनों इकट्ठे 1 होते हैं तभी फॉरबिडन स्टेट आती थी ना, जो एनेबल वाली अभी हमने पिछली डायग्राम देखी है, उसमें जब दोनों को 1 करते हैं तभी फॉरबिडन स्टेट आती है। तो हम कोई ऐसा काम करें कि दोनों को इकट्ठे 1 ही ना होने दें। सो इसको हम करते हैं डी लैच की मदद से, यानी एस आर लैच में मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको डी लैच बना लेते हैं। सो वो कैसे होता है? वैसे होता है कि हम जो इसकी एस और आर इनपुट्स होती हैं उन दोनों को आपस में शॉर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट, यानी एक डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं और एक उसको नॉट करके अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह कभी भी हमारी दोनों इनपुट्स जो है वो एक वक्त में 1 नहीं होगी। अगर ये 1 होगी तो ये 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 होगी तो ये 1 होगी। समझ आ गई ना बात की? यस सर। तो अब इसमें दो इनपुट्स आ गई, एक एनेबल और एक डी। यानी अगर आप एनेबल को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये 0 जो है जब यहाँ पर जाएगा तो इसकी दोनों 1 हो जाएगी, और यहाँ पे जब दोनों 1 होंगी तो इसका मतलब ये मेमोरी स्टेट में चला गया, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। उसके बाद वो चेक करेगा डी को। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे डी पे 1 दिया था, तो जब डी पे 1 दिया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ नॉट होके नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 1 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो ये 1 मिलेगा, क्योंकि ये 0 है, तो एक भी 0 हो तो आउटपुट 1 आ जाएगी, 1 और ये होएगा, 1 नीचे हो और जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब देखिए, आपने डी को 1 किया तो आपकी आउटपुट 1 हो गई, ठीक है। डी को 1 किया, आउटपुट 1 हो गई। अब जरा 0 करके चेक करते हैं। इसको एनेबल को 1 करते हैं, डी को 0 करते हैं। जब हम डी को 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों पे 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1। तो ये 1 1 में क्या, 0 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ नीचे 0 0 आ आ जाएगा। जाएगा, ठीक है। और ये 0 जो है ये इसको कंफर्म 1 कर देगा, 1 कर ये देगा, मैंने अप्लाई ऊपर किया, यहाँ 0 आ 0। जाएगा। अब देखिए, आपने डी पे 0 दिया तो आपको आउटपुट भी 0 मिल रही है, ठीक है। और जब एनेबल को 0 करेंगे तो वो स्टोर कर लेगा, उसको मेमोरी स्टेट में ले जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि जो डाटा आप दे रहे हैं वही डाटा यहाँ आउटपुट पे आ रहा है, यानी जो इनपुट पे डाटा दे रहे हैं वही आउटपुट पे आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम होता है डी लैच या डाटा लैच। जो डाटा आप देते हैं वही आ जाता है, ये उसी डाटा को लैच करती है। समझ आ गई इस चीज की?
यस सर। ठीक है बेटा। और इसका दूसरा नाम है ट्रांसपेरेंट लैच। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? क्यों जी? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ चीज को, क्लियर चीज को, क्रिस्टल क्लियर। यानी आप जो ग्लास होता है, ग्लास के दूसरी साइड पे देखें तो आपको वही चीज नजर आएगी जो उस साइड पे मौजूद होगी, आपको इस साइड पे वही नजर आ रही होगी। तो फर्ज कर लें यहाँ पे हमने ग्लास रखा हुआ है, तो अगर यहाँ जीरो पड़ा है तो यहाँ पे भी आपको जीरो ही नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम ट्रांसपेरेंट लैच भी है कि जो आप इनपुट देते हैं वही आउटपुट आपको नजर आ रही होती है। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। जी, बाकियों को भी आ रही है समझ? यस सर। Yes. यस सर। So the D latch receives that designation from its ability to hold data in its internal storage. ठीक है, तो D latch जो है ये ज्यादा suitable है as compared to SR latch. So ये वही बात लिखी हुई है, the output follows the changes in the data input as long as the enable input is asserted. यानी जब तक आपकी enable जो है वो 1 रहेगी तब तक ये वर्किंग में रहेगी, जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो ये मेमोरी स्टेट में चली जाएगी। ग्राफिक सिंबल्स लैचेस के लिए हम किस तरह यूज करते हैं, यानी बजाय वो बार बार बनाने के हम इसको ग्राफिकल सिंबल में इस तरह यूज कर लेते हैं कि ये हमारी जो है वो एस आर लैच बन गई। ठीक है, ये एस है, ये आर है, और ये नॉर इम्प्लीमेंटेड एस आर लैच है, नॉर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जबकि ये एस आर जिसके शुरू में बबल लगाओ ये नैन इम्प्लीमेंटेड होती है। आउटपुट एक ये इसकी एग्जैक्ट आउटपुट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है जो कि बबल लगा हुआ है। जबकि ये थर्ड वाला केस है, ये आपकी डी लैच को डिनोट कर रहा है जो कि नैंड इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, नैंड से जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप जो भी यहाँ पे देते हैं वो यहीं पे आता है, फिर आपको बबल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसलिए डी लैच जो है ये नैंड इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी। तो ये बेटा इसके ग्राफिकल सिंबल्स थे। यहाँ तक बेटा किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। जी बेटा। सर जो डील है उसमें इनपुट 3 नहीं थे, 3 इनपुट वाला।